तीसरा मोर्चा है, कोई संभावना नहीं। नहीं सर, चुनाव दो ही तरीके से हो रहा है। एक पक्ष वो है जो मोदी जी को लाना चाहता इंडिया है और है, एक हटाना चाहता है। हाँ बस बाकी इंडिया तीसरा है, विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। हाँ। तो इस समय समाज को ये तय करना है, सोचना है कि बीजेपी इंडिया अलायंस में उसके अधिक सुरक्षित हैं या इंडिया अलायंस, एनडीए में या इंडिया में। मैं समझता हूँ कि अभी जो दलित लीडरशिप है ना, उसमें दम नहीं है, उसमें दम नहीं है। कोई ओबीसी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुकी है। नहीं, अब तो ओबीसी पे ओबीसी समाज के लोग से पूछिए, वो बताएंगे। जो समाज को ये तय करना है कि सिर्फ उसको अपने जात का एमएलए एमपी चाहिए, नेता चाहिए, कि अपने आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनका करियर चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए, उनका सम्मान चाहिए। अंग्रेजी बोलने वाला दलित मिडिल क्लास ना बने, या बढ़िया बोलने वाला पढ़ा लिखा मिडिल क्लास ना हो, कोट पैंट टाई वाला ना हो। तो इसलिए पूरा ये प्राइवेटाइज करो। तो एक तरफ वायलेंस भी बढ़ा है दलितों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की कितनी घटना है आपने देखा होगा। वायलेंस भी बढ़ रहा है, दूसरे इनके हक हकूक जा रहे हैं। तो हक हकूक बचाने के लिए हम लोग मैदान में हैं। बीजू जनता दल गठबंधन टूट गया, पंजाब में टूट गया, तो बीजेपी को खुद ही लग रहा है कि शायद वो चुनाव हार जाएगी। इसलिए डेस्परेशन में एक्शन हो रहा है, और जितना एक्शन ले रहे हैं पब्लिक में रिएक्शन उससे ज़्यादा कहीं है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा और बोल 85 की साझा पेशकश। आज आम चुनाव 2024 के पहले फेज के नामांकन की डेट जो थी वो कंप्लीट हो गई। 3 बजे तक नामांकन होने थे। किन लोगों के टिकट मिलने की संभावना थी, किन लोगों के कटे, किन लोगों के रह गए और किन लोगों को अभी आगे मिलने की संभावना है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, ईडी का जिस प्रकार से सरकार इस्तेमाल कर रही है और आरोप लग रहे हैं तमाम बड़े। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस नज़र से देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरा मामला? आज पहले फेज के चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई है। बीजेपी में डिस्परेशन है बहुत ज़्यादा। अभी एक मैं पढ़ रहा था कि राजेंद्र सिंह कोई आईएएस ऑफिसर हैं, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट मांग रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए दबाव था सीबीआई का। ये खबर मैंने भी देखा है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो इतना जब 400 का आंकड़ा पार करने का दावा है तो डिस्परेशन क्यों है? बिल्कुल डिस्परेशन क्यों है कि सबको आप गिरफ्तार करते चल रहे हो? दूसरा, चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि ईडी और सीबीआई जो है, इलेक्शन के दरमियान घोषणा हो गई, आज नॉमिनेशन पहला खत्म हो गया है, तो इलेक्शन के समय तो सारे जो पावर होते हैं चुनाव आयोग के पास होते हैं। तो क्या इस तरह के एजेंसी का जो मिसयूज हो रहा है उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप देखिए, आंध्र प्रदेश में 6 सीट मिली है टीडीपी के साथ गठबंधन, बीजू जनता दल गठबंधन टूट गया, पंजाब में टूट गया, तो बीजेपी को खुद ही लग रहा है कि शायद वो चुनाव हार जाएगी। इसलिए डेस्परेशन में एक्शन हो रहा है, और जितना एक्शन ले रहे हैं पब्लिक में रिएक्शन उससे ज़्यादा कहीं है। तो ये बात हुई। अब दूसरा, चुनाव आगे देखिए, हम लोग तो वैचारिक लड़ाई में हैं और बार बार कह रहे हैं, बार बार ये समाज को चेता रहे हैं, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम गैर राजनीतिक नहीं है। मेरी एक राजनीतिक समझ है, एक राजनीतिक सोच है कि बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, इनफैक्ट मिडिल क्लास का ही फॉर्मेशन हुआ, उसमें दलित भी हैं, किसी भी समाज, हाँ, वो आज़ादी के 40-50 वर्षों में ही हुआ। पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, और जहाँ तक मैं स्टूडेंट था उस समय तक एक आदमी को 3-3 नौकरियाँ मिलती थी। सोचता था कौन सी करूँ, ये वाली ये करूँ कि ये करूँ, मुझे भी मिली। तो वो मिडिल क्लास जो पैसे आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपया तनख्वाह में आ रहा है, तो उसको बीजेपी खत्म करना चाहती है, आरएसएस खत्म करना चाहती है कि जो लोग दलित पढ़ रहा है तो उसी में से कुछ लोग उनके विचारधारा के खिलाफ विद्रोह भी कर रहा है। बिल्कुल, बहुत लोग समझौता करके बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग भिड़े हुए हैं, बोल रहे हैं। तो रिसर्च करके इनको लगता है कि सरकारी स्कूल कॉलेज में सब पढ़ के आया है, साहब बना है, तो अंग्रेजी बोलने वाला दलित मिडिल क्लास ना बने, या बढ़िया बोलने वाला पढ़ा लिखा मिडिल क्लास ना हो, कोट पैंट टाई वाला ना हो। तो इसलिए पूरा ये प्राइवेटाइज करो। तो एक तरफ वायलेंस भी बढ़ा है दलितों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की कितनी घटना है आपने देखा होगा। वायलेंस भी बढ़ रहा है, दूसरे इनके हक हकूक जा रहे हैं। तो हक हकूक बचाने के लिए हम लोग मैदान में हैं, और चुनाव लड़ना न लड़ना सेकेंडरी मैटर है। बिल्कुल, ठीक है जी।
कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन देखिए हम नेताओं से मिलते हैं, जाते हैं, तो मैं अपना एक घोषणा पत्र लेके जाता हूँ। बिल्कुल, कि ये दलित मैनिफेस्टो है, मेरे समाज के लिए होना चाहिए, हाँ, दलित ये समाज के लिए होना चाहिए। छात्रों के लिए फेलोशिप हो, है ना, फ्रीशिप हो, विदेश का स्कॉलरशिप बढ़े, इंडस्ट्री बने, सरकारी नौकरियां क्रिएट हो, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो स्ट्रांग हो, जिसमें कि हमारे लाखों लाख लोग उसमें नौकरियां मिलती हैं। भाई रेलवे था या टेलीफोन था, तमाम जो पब्लिक सेक्टर में बैंक है, तो एमएलए एमपी तो कुछ ही बन सकता है ना, 543 ही बनेगा, सांसद कितने बनेंगे, उसमें से रिजर्व है उसी में बनेगा। तो समाज को ये तय करना है कि सिर्फ उसको अपने जात का एमएलए एमपी चाहिए, नेता चाहिए, कि अपने आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनका करियर चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए, उनका सम्मान चाहिए। तो ये मेरी समझ है। हो सकता है कोई एग्री किसी भी समाज को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण भी है, हाँ, ये बेसिक चीजें हैं। बुर्जुआजी इसको बोलते हैं। बुर्जुआ क्लास जब तक नहीं होगा तब तक आप जो है कैसे थिंक टैंक कहाँ से लाओगे, थिंक टैंक कहाँ से लाओगे, चंदा देने वाला क्लास कहाँ से लाओगे, चंदा कहाँ से मिलेगा, चंदा कहाँ से मिलेगा? गरीब आदमी के पास वो तो हैंड टू माउथ, उसके पास तो कुछ है नहीं। वही कह रहा हूँ ना, चंदा भी नहीं मिलेगा तो जितनी पार्टी संगठन चल रही है, सरकारी बाबू लोग खत्म, चंदा खत्म, पार्टी संगठन खत्म। तो दलित समाज के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, अभी एक क्राइसिस है। और 10-15 साल में जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं चंद्रभान प्रसाद लगातार इससे बात करते रहते हैं कि कैशलेस दलित हो जाएगा कुछ दिन बाद। 2035 एक डेडलाइन दी गई है कि 35 तक जो लोग नौकरियों में सब रिटायर हो जाएंगे, तो ये जो मकान दुकान बना लिए इनकी रंग रोगन भी नहीं हो पाएगा। बस अब हमारे पास कई लोग आते हैं, मिलते हैं, चाहे मैं अभी आगरा भी गया था, तो मैंने पूछा कि आपके सब रिटायर्ड लोग थे कि आपके बेटे को नौकरी मिली, बेटी को नौकरी मिली, तो 90% लोग ना। तुमने कहाँ से मिलेगा नौकरी, और जात जात की पार्टी बनाओगे, जात जात का सबको प्रधानमंत्री से नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भाई, बिना प्रधानमंत्री बने हुए मोहन भागवत आरएसएस एजेंडा चला रहा है ना देश में, बिल्कुल 10 साल से हैं। तो हमारा एजेंडा कैसे पुश हो, कैसे आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि अभी जो दलित लीडरशिप है ना, उसमें दम नहीं है, उसमें दम नहीं है। कोई ओबीसी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुकी है। नहीं, अब तो ओबीसी पे ओबीसी समाज के लोग से पूछिए, वो बताएंगे जो कर लिया है। तो लेकिन उसी में लालू यादव जेल भी जा रहे हैं, जेल भी गए हैं वो। तो दलित लीडरशिप का बहुत क्राइसिस है। और सिर्फ नारे देने से, गुदगुदी वाला भाषण करने से कोई सत्ता नहीं आती है, न सम्मान अधिकार मिलता है। उसके लिए लगातार आंदोलन करने की जरूरत होती है, लगातार बोलने की जरूरत होती है। कहीं कुछ मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है? पहले देखा जाता था, काशीराम साहब जब राजनीति में सक्रिय थे, तो आम चुनाव से पहले जो भी चुनाव होता था, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, 10-10, 20-20 लाख आदमी आते थे, माहौल बनाने की कोशिश की जाती थी। अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रोड पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। अब सब लोग अब राजा राजकुमार सब हो गए हैं, उत्तराधिकारी हो गए हैं। तो अब सवाल हमारे लिए है कि बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अब जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तभी करेंगे, तब तक जो मिला है उसको भी खो दे क्या? ये तो चतुराई नहीं हुई ना। बिल्कुल। सरकार पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बिल्डअप करके रखना है कि भाई घोषणा पत्र में हमारे मुद्दों को डालो। मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे पास देख लो इतना बड़ा बंगला है, और अभी 2038 तक इसमें रहूंगा मैं। नौकरी है, बेटा स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है, विदेश जाएगा पढ़ने, तो मैं व्यक्तिगत लिए थोड़ी मांगने जा रहा हूँ। सामाजिक लड़ाई है। हाँ, सामाजिक लड़ाई। तो अब समाज सोचे कि एक तरफ, अब देखिए तीसरा मोर्चा है, कोई संभावना नहीं। सर, चुनाव दो ही तरीके से हो रहा है। एक पक्ष वो है जो मोदी जी को लाना चाहता है, इंडिया और एक हटाना चाहता है। हाँ, बस इंडिया है, विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। हाँ। तो इस समय समाज को ये तय करना है, सोचना है कि बीजेपी इंडिया अलायंस में उसके अधिक सुरक्षित हैं, या इंडिया अलायंस, एनडीए में या इंडिया में। तो मेरी समझ से दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। बीजेपी अगली बार आएगी तो पूरा मामला ही खत्म है, समझ रहे। नए नए कानून आएगी, हम आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है जहां हम लोग दबाव बना सकते हैं। जैसे अभी मैं राहुल गांधी से मिला था ना, तो उनको मैं दलित मैनिफेस्टो दे के आया था, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो, 7 पॉइंट कि ये सब पॉइंट है, इसको देखिए। कौन कौन से पॉइंट थे, जरा एक बार बताओ। वो एजुकेशन को लेकर था, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को लेकर था, बिजनेस को लेकर था, कि निजी क्षेत्र में आरक्षण। हाँ, बिजनेस भाई, जो सक्सेसफुल व्यापारी है उसको 1% के इंटरेस्ट पे लोन दीजिए। सक्सेसफुल कह रहा हूँ, जिसको बिजनेस का एक्सपीरियंस है। जो 500 करोड़ कमाया हुआ है वो 10,000 करोड़ बना सकता है, लेकिन जिसको बिजनेस का एक्सपीरियंस है वो कहाँ, तो पैसा भी मिलेगा तो भी बर्बादी हो जाएगा।
तो ये सारे पॉइंट्स उसमें थे, एजुकेशन, बिजनेस और सरकारी नौकरी। लोग कह रहे हैं आप राहुल गांधी से मिलकर के राहुल गांधी और कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं इतिहासकार हूँ ना, तो मुझे बता दे कि एनडीए ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए कौन सा वेलफेयर स्कीम लाया है, कौन सा कमीशन बनाया है, कितनी नौकरियां बनी है। भाई हम आप जो जीन्स पहने घूम रहे हैं, कोट टाई पहने घूमते हैं, तो सरकारी नौकरियां जो मिली उसी से न 1 जनरेशन 2 जनरेशन में बेहतर हुआ। तो मेरी ताकत तो नहीं है सरकार बना लेने की। दलित को ये ख्वाब देखना भी नहीं चाहिए कि हम सरकार बना लेंगे, नहीं बना सकते हैं। अभी तो बीजेपी की हिम्मत नहीं अकेले चुनाव लड़ने की, कांग्रेस की हिम्मत नहीं अकेले चुनाव लड़ने की। तो आप चुनाव लड़ लेंगे अकेले तो 272 ले आएंगे। फंडामेंटल देखिए, बी रियलिस्टिक अप्रोच रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। हवाई ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता। क्या करना चाहिए समाज को? दलित समाज को अभी इंडिया को वोट करना चाहिए और अपने अपने नेताओं लोकल लेवल पे जाए तो एक मैनिफेस्टो जो है, वो मैनिफेस्टो नहीं तो अम्बेडकर नामा पे सुन ले, वो मैनिफेस्टो जरूर दे कि आप नेता से जरूर पूछे कि आप जीतेंगे तो हमारे लिए स्कूल बनेगा कि नहीं, कॉलेज बनेगा कि नहीं, बच्चों का भविष्य है क्या होगा, पार्लियामेंट में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, निजीकरण के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जो अंधाधुंध जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बिके हैं उसको रोकने के लिए अपने नेताओं से सवाल करो। अंधभक्ति में मत रहो, अंधभक्ति में रहोगे तो वही 10 साल की बात है, 35 का इंतजार कीजिए। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं सर से कि सर अगर आरक्षण में मानो जिस प्रकार से 10% ईडब्ल्यूएस का हो गया, अब ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाने की बात की जा रही है, इधर दलित समाज भी कह रहा है कि हमारी जाति का जनगणना होने के बाद में हमारी संख्या कितनी है उसके हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। अगर मान के चलो कि आरक्षण अभी जो है वो लगभग 60% के आसपास है, 80% भी कर दिया गया, 85% भी कर दिया गया, तो जब गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं रहेंगी तो इस आरक्षण का क्या करें? वही एग्जैक्टली वही बात कह रहा हूँ ना। ये कागज पे 80% कर दिया, सरकारी नौकरी नहीं है। जो सरकारी नौकरी जहाँ पे मिला हुआ था वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप निजी क्षेत्र में जाके आरक्षण जो पहले है उसको तो बचा लो। तो ये तो कहे कि मैंने ये कर दिया और 80% कर देगा, पता लगा नौकरी ही नहीं है, तो कहाँ नौकरी करोगे? सवाल ये है कि निजीकरण जो आबाद हो रहा है उसको कैसे रोकें। ये एजेंडा पार्लियामेंट में से बहस होना चाहिए। बहस होना। भाई अंबेडकर साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा, उन्होंने दलितों का घोषणा पत्र में लिखा। तो उन्होंने स्टेट क्या लिखा कि जहां हमको जरूरत होगी वहां पे हम पब्लिक सेक्टर रखेंगे, जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट रखेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बाबा साहब के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे लोगों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए ना। नहीं बनाते तक क्या होता फिर? बिल्कुल बिल्कुल बनाए ना भाई। IIT खुला, मेडिकल कॉलेज खुले, सेल भेल जितने सब खुले। तो जब पब्लिक सेक्टर यूनिट आया तो उसमें SC ST को भी नौकरियां मिली ना, सबको मिली। सवर्णों को भी सोचना चाहिए कि जिस संस्थान से लाखों लाख लिए हो सैलरी, तुम्हारे 3 जनरेशन पढ़ गए, वो सरकारी संस्थान नहीं रहेगा तो सब अडानी अंबानी तो बन नहीं पाओगे, कहाँ नौकरी करो? नुकसान उनका भी, वो सबका है। हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं, चाहे जो हम आजकल कॉलेज में देखते हैं 3-4 पूरा प्राइवेट ही कर दिया। तो जिसको 70,000 मिलना चाहिए वो 15,000 पे काम कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे दलित हो। तो मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन हुआ आज़ादी के बाद में, उसको बीजेपी, NDA, RSS मेनली इसको खत्म करना चाहती है, खत्म करना चाहते हैं। और उसको बचाने की हमारी लड़ाई, बचाने की लड़ाई। आप प्रोफेसर रतनलाल थे। कुल मिला के एक बात तो कही जा सकती है कि बीजेपी ने पहले नौकरियां खत्म की और जिनको कांग्रेस ने नौकरी दी थी फिर उनकी पेंशन खत्म की। कुल मिलाकर के समाज को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। और दलित समाज में खास तौर से जो एक मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ था नौकरियों के बल पर, वो खत्म होने के कागार पर है। चंद्रभान प्रसाद जी हो चाहे रतनलाल सर हो, तमाम का चिंतन यही है कि 2035 तक ये जब तमाम लोग रिटायर हो जाएंगे तो ये जो बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं, क्या आज उनका बेटा, जो आदमी 10,000 रुपये पर डे पर नौकरी करता था, 3 लाख रुपये महीने की सैलरी थी, आज उसका बेटा 10,000 रुपये महीने की सैलरी नौकरी करने के लिए मजबूर है। तो क्या इस सिस्टम को बचा पाएंगे? इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वह कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।